Hello student. In this video we are going to study about respiration in plants and animals. जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान फूड हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाता है। इट मीन्स कि फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है और एनर्जी रिलीज होती है। और स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ये हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनील और इस सेल ऑर्गेनील के अंदर ग्लूकोज को तोड़ करके, फूड को तोड़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। वो एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है। एटीपी जिसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका निर्माण होता है रेस्पिरेशन के दौरान, क्योंकि सेल के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है वो केमिकल एनर्जी के फॉर्म में होती है। वो इसी केमिकल सब्सटेंस के रूप में होती है जैसे हम एटीपी कहते हैं, और इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है। आप देखेंगे कि एडीपी मॉलिक्यूल पहले से हमारे सेल में पाए जाते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी पहले से हमारे बॉडी में पाया जाता है, हमारे सेल में पाया जाता है। लेकिन स्टूडेंट, ये जो एडीपी मॉलिक्यूल है ये लो एनर्जी वाला मॉलिक्यूल होता है। तो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी दे करके इसको कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में। रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, वो एटीपी को और फॉस्फेट को मिला देता है, जिसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और स्टूडेंट, हमारे सेल में एनर्जी इसी एटीपी के रूप में स्टोर्ड रहता है, और जब भी हमारे सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो स्टूडेंट आप देखें एटीपी को तोड़ दिया जाएगा, वाटर के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा, और फिर एडीपी और एनर्जी रिलीज होगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारा जो सेल है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है एटीपी के फॉर्म में। जब भी इसे एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वाटर के प्रेजेंस में वो एटीपी को तोड़ता है एटीपी में, पुनः एटीपी में तोड़ देता है, जिसके बाद एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो स्टूडेंट, यहाँ से आगे हम देखेंगे तो यही कुल होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। फूड का ब्रेक डाउन करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एनर्जी का प्रोडक्शन करना होता है, एनर्जी जो कि केमिकल फॉर्म में होता है एटीपी के रूप में। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो स्टूडेंट, ग्लूकोज का जो टूटना है होता है, टूटने का जो प्रोसेस है हमारे सेल के अंदर, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट लेकिन स्टूडेंट इसके जो प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग होंगे, और ये अलग अलग तरह के सेल में भी अकर करता है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है।
इसमें ज़्यादा एनर्जी का उत्पादन होता है अनएरोबिक की तुलना में। और इस रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट होते हैं, जो इंड प्रोडक्ट होते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का सिंथेसिस होता है। और इस तरह का रेस्पिरेशन स्टूडेंट अधिकतर ऑर्गेनिज्म में, अधिकतर जीवों में ऐसा रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट किया जाता है। पायरुवेट स्टूडेंट, पायरुविक एसिड एक तरह का एसिड होता है, तो ये 3 कार्बन वाला सब्सटेंस होता है। आप देखें ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, जबकि पायरुवेट में 3 कार्बन होता है। तो ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। 2 पायरुवेट, एक ग्लूकोज को तोड़ने के बाद 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में साइटोप्लाज्म में तोड़ा जाता है। और इसके बाद स्टूडेंट आप देखें यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुवेट में टूटना, ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। और इसके बाद स्टूडेंट आप देखें कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो पायरुवेट है उसको तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में, और उसके बाद एनर्जी का सिंथेसिस होता है। तो स्टूडेंट ये ओवरऑल केमिकल इक्वेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसे आप ध्यान में रखें। ग्लूकोज स्टूडेंट चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में टूटता है। और ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ये स्टूडेंट ये प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। तो यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट पायरुवेट में टूटने के बाद एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, उसके साथ साथ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें स्टूडेंट एक्चुअली 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि आप देखेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन में मात्र 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब आइए स्टूडेंट हम देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन को। तो ये स्टूडेंट एक ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में या ऑक्सीजन के लिमिटेड अमाउंट में होता है, और इसमें बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इसका जो इंड प्रोडक्ट होता है वो लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, दोनों में से कोई बन सकता है। तो स्टूडेंट इंड प्रोडक्ट के आधार पर फिर हम देखेंगे 2 तरह के अनएरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। एक तरह के अनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनेगा, दूसरे तरह के अनएरोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल बनेगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस तरह के रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी। और स्टूडेंट ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमारे मसल सेल में होता है और यीस्ट के अंदर होता है। यीस्ट एक प्रकार का फंगस है, वो एक यूनिसेलुलर फंगस है, और इसका इस्तेमाल ब्रेड मेकिंग में और वाइन मेकिंग में किया जाता है। आइए स्टूडेंट सबसे पहले हम देखें अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स। तो स्टूडेंट मसल में होने वाला जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसके दौरान सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरुवेट में, और उसके बाद मसल सेल्स में, हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन के एब्सेंस में
इस पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में तोड़ा जाता है और उसके साथ साथ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा तब होता है जब हम कोई हैवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान हमारे शरीर को, हमारे मसल सेल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बहुत कम टाइम में, और इसलिए उस वक्त ऐसा होता है कि हम तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम सप्लाई कर सकें अपने मसल सेल्स को, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट नहीं हो पाता, मतलब सफिशिएंट एनर्जी का प्रोडक्शन उस तरह से नहीं हो पाता। इसलिए हमारे जो मसल सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। तो इसके दौरान स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे मसल सेल्स में बनने लगता है, मसल सेल्स में पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है, और जब भी ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटेगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल में जमा होने लगता है, और जिसके बाद ये हमारे मसल का कंट्रैक्शन करा देता है। हमारी जो मांसपेशियां होती है उसमें जकड़न आ जाता है, वो सिकुड़ने लगती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मसल क्रैम्प। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मसल क्रैम्प। मांसपेशियों में स्टूडेंट जकड़न आ जाता है, और आप देखेंगे कि कई बार जो एथलीट्स होते हैं वो जब रनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो मैराथन के दौरान वो उनकी मांसपेशियों में जकड़न आ जाता है और वो आगे नहीं दौड़ सकते हैं और वो दर्द से परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट उनके मसल्स में अनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। और स्टूडेंट ऐसे केस में मसल क्रैम्प्स जब हो जाए तो हॉट वाटर का बाथ करना चाहिए, हॉट वाटर का बाथ या मसाज करना चाहिए, गर्म पानी से सेकना चाहिए उस रीजन को जहाँ पर मसल क्रैम्प हुआ है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, उस मसल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, और जब ऑक्सीजन आता है वहाँ पर तो लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन फिर से तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर देता है। तो इस तरह से जो हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होते हैं वो टूट जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और मसल क्रैम्प से छुटकारा मिल जाता है, रिलीफ मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट कि ग्लूकोज को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में, और उसके बाद ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है स्टूडेंट वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब यीस्ट के अंदर टूटता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, और उसके साथ साथ स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसके साथ 2 ATP एनर्जी का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इसे अल्कोहल फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि चूँकि इस प्रोसेस के दौरान इथेनॉल बना है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, इसलिए यीस्ट का जो यूज़ है वो वाइन मेकिंग इंडस्ट्री में
और ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में, दैट इज बेकरी में किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे एक कॉमन थिंकिंग होती है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आइए हम उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन आता है। इट मीन्स कि ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीथिंग इज जस्ट ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वो कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है। सिर्फ सांस लेना रेस्पिरेशन नहीं है, कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है। ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन और इसके अंदर इनहेलेशन जिसमें सांस लेना आता है और एक्सहेलेशन जिसका मतलब होता है सांस छोड़ना। तो स्टूडेंट सांस लेना और सांस छोड़ना इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। ये कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं है, ये सिर्फ रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट देखेंगे सेकंड डिफरेंस, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। आपने देखा है स्टूडेंट इससे पहले जो भी केमिकल इक्वेशंस आपने देखे उसके दौरान आपने देखा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है और उसके बाद न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम रेस्पिरेशन को बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। चूंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हुआ है इसलिए ये बायो रिएक्शन है, और चूंकि इसमें आप देखें कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। और जबकि आप देखें ब्रीथिंग जो है ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है। सांस लेना और सांस छोड़ना ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट कि रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जबकि ब्रीथिंग एक सिंपल प्रोसेस है। फिर आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए लंग्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों रेस्पिरेशन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जबकि ब्रीथिंग में सिर्फ लंग्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें, आप ब्रीथिंग में सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होता है, स्पेशली आप बात करें बिग एनिमल्स की इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इसके बाद हम स्टूडेंट देखेंगे ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो ये पाथवेज हमने अभी अभी देखे थे, एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज सबसे पहले रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सबसे पहले टूटता है पायरुवेट में और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और उसके बाद आप देखें स्टूडेंट नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो पायरुवेट के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पर भी 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा नहीं होती। फिर यहाँ से आगे आप देखें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ 36 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और फिर आप देखिए स्टूडेंट जब ये मसल सेल में ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, जबकि यही चीज़ यीस्ट में जब होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब पायरुवेट टूटता है
तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो ये पूरा एक पाथवे है स्टूडेंट ग्लूकोज के टूटने का। 3 तरह से ग्लूकोज टूटता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में। तो ये तीनों जो तरीके हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस आप कर लें ताकि इन पर आपको बेटर कमांड रहे। फिर हम स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है इसमें सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी खूबी जो है वो प्लांट के अंदर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्टूडेंट, यहाँ तक कि आप देखें फ्रूट्स भी, तो ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के, ये इंडिविजुअली रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन ये इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। ऐसा स्टूडेंट जैसे आप देखें कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो जो ब्रीथिंग का काम है वो लंग्स परफॉर्म करता है। मेनली लंग्स ही ब्रीथिंग का काम परफॉर्म करता है। तो जो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, उन्हें जो ऑक्सीजन मिलता है वो लंग्स से मिलता है। उनके लिए ब्रीथिंग का काम लंग्स करता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें प्लांट्स के अंदर क्या है, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये सब अपना अपना अपने लेवल पर ब्रीथिंग कर सकते हैं, ये अपने लेवल पर रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इसलिए यह हम कहते हैं कि प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो इंडिविजुअली रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और प्लांट के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होता है स्टूडेंट, वो सिंपल प्रोसेस डिफ्यूज़न के द्वारा होता है। और यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, रूट में गैसियस एक्सचेंज के लिए रूट हेयर्स पाए जाते हैं। बहुत पतले पतले रूट हेयर्स होते हैं और इन्हीं रूट हेयर्स से डिफ्यूज़ करता है सॉइल पार्टिकल के बीच में पाया जाने वाला एयर, वो इन्हीं रूट हेयर्स के द्वारा डिफ्यूज़ करके रूट में चला आता है। और स्टूडेंट आप देखेंगे कि रूट का ब्रेथ करना ज़रूरी होता है और इसका इम्पोर्टेंस हमें इसका सिग्निफिकेंस हम तब देख सकते हैं जब कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट लंबे समय से, ज़मीन पर उगने वाला कोई पौधा लंबे समय से जब सबमर्ज्ड हो जाता है, जब डूब जाता है पानी में, या फिर मान लीजिए कोई फसल है और उसमें जब बाढ़ आ जाती है, बाढ़ का पानी आ जाता है, तो वो फसल, वो जो क्रॉप होता है वो बाढ़ का पानी लंबे समय तक रुकने के बाद वो जो क्रॉप होता है वो सड़ जाता है, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं वो सड़ने लगते हैं। मतलब आप देखें स्टूडेंट कि रूट्स को जब, चूँकि रूट्स पानी में डूबे होने के बाद वाटर जो होता है स्टूडेंट वो हैवी होता है एयर से, इसलिए सॉइल पार्टिकल के बीच जो स्पेस पाया जाता है जिसमें एयर रहता है, जिसमें ऑक्सीजन रहता है, तो वाटर क्या करता है, उस एयर को वहाँ से निकाल करके वहाँ खुद चला जाता है, जिसकी वजह से जो रूट हेयर्स होते हैं उन्हें अब एयर नहीं मिल पाता है, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से वो डाई करने लगते हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो रूट्स होते हैं वो उनका दम घुटने लगता है और इसकी वजह से जो लैंड प्लांट्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, स्टेम में जो सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो छोटे छोटे पोर्स के द्वारा होता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं।
जबकि हार्ड और वुडी स्टेम के अंदर गैसियस एक्सचेंज उनके बार्क के अंदर पाए जाने वाले, उनकी जो पेड़ की जो छाल होती है उसके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पर सेल्स लूजली पैक्ड होता है, और उन एरियाज को लेंटिकल्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट स्टेम्स में गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा के द्वारा होता है, जबकि जो हार्ड स्टेम्स होते हैं उनमें जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो लेंटिकल्स के द्वारा होता है। और स्टूडेंट ये लेंटिकल्स फ्रूट्स के ऊपर भी पाए जाते हैं। जो जैसे एप्पल है उसमें जो स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है वो भी लेंटिकल्स ही होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर आप देखें स्टूडेंट लीव्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये स्टोमेटा के द्वारा होता है, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, इन दोनों ही प्रोसेस के दौरान जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का स्पेलिंग आप करेक्ट कर लें। ये जो गैसियस एक्सचेंज है वो दिन के समय में नेट गैसियस एक्सचेंज, तो स्टूडेंट आप देखेंगे दिन के समय में प्लांट फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है और रेस्पिरेशन भी, इसलिए दिन के समय में वो ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। स्टूडेंट यहाँ पर एक मिस्टेक है, सेम थिंग इट हैज बीन टाइप ट्वाइस। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये दिस वन इज रॉन्ग, इसमें यहाँ पर हम करेक्शन करेंगे। द नेट गैसियस एक्सचेंज दिन के समय में स्टूडेंट यही होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक करता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ऑक्सीजन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और आप देखें रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन गैस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट दिन के समय में चूंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है इसलिए उसने रेस्पिरेशन के दौरान जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया उससे ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर से ले लेता है। तो अल्टीमेटली आप कहें कि दिन के दौरान प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और जो ऑक्सीजन गैस है रेस्पिरेशन के दौरान वो जितना ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करके, रेस्पिरेशन के दौरान जितना ऑक्सीजन वो लेगा प्लांट एटमॉस्फेयर से उससे ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस करके एटमॉस्फेयर में डाल देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होता है दिन के समय में। तो इसलिए स्टूडेंट आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे हम सही करेंगे। नेट गैसियस एक्सचेंज net gaseous exchange during day is that oxygen diffuses out Okay student, now it is corrected. The net gaseous exchange during day
इज दैट ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट, ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा निकलता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। जबकि नाइट के समय स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, और इसलिए नाइट के समय क्या होगा, चूँकि सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, इसलिए प्लांट में जो नेट गैसेस एक्सचेंज होगा वो सिर्फ रेस्पिरेशन की वजह से ही होगा। इसलिए ऑक्सीजन रात के समय में प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बिल्कुल एनिमल्स की तरह। इसलिए स्टूडेंट ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्योंकि नाइट के समय में वो ऑक्सीजन देते नहीं हैं, बल्कि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें आप देखेंगे कि जो ब्रीथिंग सरफेस है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले देखिए आप स्टूडेंट कि सिंपल यूनिसेलुलर जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, तो ये सब सेल मेम्ब्रेन से ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जबकि जो अर्थबॉर्न होता है वो अपने भींगे हुए स्किन से, मॉइस्ट स्किन से, अपने गीले स्किन से रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। जबकि एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि फिश या प्राउन, उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। फिर आप देखिए स्टूडेंट, जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रास होपर, उनके अंदर स्पाइरिकल्स और ट्रिकिया पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। स्टूडेंट, स्पाइरिकल्स जो होते हैं ये उनके शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनके द्वारा वो एयर को, जिनके द्वारा वो ब्रीथिंग करते हैं। और ट्रेकिया जो होता है वो बहुत ही फाइन नेटवर्क होता है ट्यूब का, जो उनके बॉडी के अंदर पाया जाता है और उनका काम एयर का ट्रांसपोर्ट करना होता है इंसेक्ट के बॉडी के अंदर। तो इस तरह से इंसेक्ट जो होते हैं ये स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। इनके बॉडी में जो ब्रीथिंग सरफेस होता है वो स्पाइरिकल्स और ट्रेकिया होता है। फिर आप देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन बीइंग्स में, बर्ड्स में, फ्रॉग्स में जो रेस्पिरेटरी सरफेस पाया जाता है, जो ब्रीथिंग सरफेस होता है वो होता है लंग्स। तो इनमें लंग्स पाए जाते हैं ब्रीथिंग को परफॉर्म करने के लिए। फिर आप देखें स्टूडेंट, चाहे कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, चाहे कोई भी ब्रीथिंग सरफेस हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की 3 खासियत होती है, 3 खूबियाँ होती हैं। सबसे पहली ये कि उसका सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जितना लार्ज सरफेस एरिया होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा। फिर दूसरा कि उसमें जो वाल हो वो थिन हो। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के चारों तरफ जो वाल हो वो थिन हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं वो आसानी से डिफ्यूज़न कर पाएंगे, तो इजी डिफ्यूज़न और एक्सचेंज हो सके रेस्पिरेटरी गैसेस का। इसके लिए जो वाल होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वो थिन होता है। और फिर आखिरी चीज़ हम देखते हैं स्टूडेंट कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के पास, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होना चाहिए, ताकि गैसेस को एब्जॉर्ब करने के बाद, रेस्पिरेटरी गैसेस जब एब्जॉर्ब होते हैं तो इसके बाद वो ब्लड के द्वारा ही इनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसलिए स्टूडेंट
जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई होना चाहिए ताकि रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। और फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, एक पॉइंट है कि एक्वाटिक एनिमल्स में, चूंकि एक्वाटिक एनिमल को डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ही, वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन ही लेना पड़ता है, और उसमें तो इस तरह से उन्हें जो ऑक्सीजन मिलता है, वो ऑक्सीजन का जो अमाउंट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो इसलिए उसमें जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा बार सांस लेना चाहते हैं। जितना ज़्यादा ब्रेथ करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें ऑक्सीजन मिल पाएगा, क्योंकि एक बार ब्रेथ करने पे उन्हें कम ऑक्सीजन मिलता है टेरेस्ट्रियल एनिमल की तुलना में। टेरेस्ट्रियल एनिमल स्टूडेंट वो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर से इन्हें ऑक्सीजन मिलता है। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एबंडेंट होता है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, और इसलिए वो नॉर्मली ब्रेथ करते हैं। तो ऐसा आप देखेंगे स्टूडेंट, जब कभी भी आप ऐसे जगहों पर जाएं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो, तो वहाँ पर जैसे आप किसी माउंटेनियस रीजन में जाएं, या फिर ऐसे रीजन में जहाँ ऐसे आप कह सकते हैं रीजन में आप जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, तो वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट, चूँकि आपके बॉडी को चाहिए एनर्जी और वो उसे ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ज़्यादा तेज़ी से ब्रेथ करना शुरू कर देता है। तो इसलिए स्टूडेंट, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल से ज़्यादा होता है। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट रेस्पिरेशन इन अमीबा। रेस्पिरेशन इन अमीबा, इसमें आप देखें स्टूडेंट कि सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, इससे पहले हमने देखा है कि अमीबा के अंदर जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, और इसके अंदर आप देखें सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये अमीबा का सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो अमीबा के सेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसलिए आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा के सेल में ज़्यादा है, और सराउंडिंग मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा के सेल के बाहर डिफ्यूज़ कर जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो वाटर में सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा है और अमीबा के अंदर कम है। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जो ऑक्सीजन है वो वाटर से अमीबा के सेल में डिफ्यूज़ कर जाता है। तो सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा स्टूडेंट ये ब्रीथिंग होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है अमीबा में, और गैसेस एक्सचेंज होने के बाद जैसे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के बाद फिर साइटोप्लाज्म में इसका ब्रेकडाउन होता है। रेस्पिरेशन के दौरान आप देखें वो अमीबा यूज़ करता है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अमीबा में स्टूडेंट एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पहले साइटोप्लाज्म में वो टूटेगा, और उसके बाद फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसे तोड़ा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और फिर एनर्जी रिलीज होगी। फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस, इनका जो बॉडी होता है बहुत लार्ज होता है, तो जो वॉल्यूम होता है ह्यूमन बॉडी का वो बहुत लार्ज होता है, और इसलिए ये जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है ये डिफ्यूज़न के द्वारा, सेल टू सेल डिफ्यूज़न के द्वारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और तब तक सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में मर भी सकते हैं, डाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट डिफ्यूज़न
क्योंकि डिफ्यूज़न के द्वारा ह्यूमन बॉडी में जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो एक तो उसे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा तय करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस वैसे ही स्लो है, इसलिए डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस है स्टूडेंट, ये इनसफिशिएंट है हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। सो दैट इज़ वाई हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डिफ्यूज़न के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं करता। इसके लिए हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो उसका इस्तेमाल करता है, विच इज़ ए फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन। So student, now we are going to start our topic respiration in humans. So student, as you can see here, the main organs of human respiratory system, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है nostril, the opening of the nose, फिर आप देखिए nasal cavity, the nose cavity, and after that pharynx, जिसे हम फेरिंग्स, ये कॉमन ओपनिंग होता है फूड पाइप और विंड पाइप का। एंड आफ्टर दैट यू सी लैरिंग्स। लैरिंग्स इसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं स्टूडेंट। फेरिंग्स के बाद आता है, और इसके बाद आता है स्टूडेंट ट्रेकिया। ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। और उसके बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होता है, ये ट्रेकिया आगे चल करके जब ये लंग्स के पास पहुंचता है तो ट्रेकिया जो है ये दो भागों में बट जाता है। इसी को हम ब्रोंकाई कहते हैं स्टूडेंट। और फिर लंग्स के अंदर जाने के बाद ब्रोंकाई के बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, जिसे ब्रोंक्यूल कहा जाता है। और फिर आप देखेंगे स्टूडेंट, लंग्स ये भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और उसके बाद डायफ्राम। यहाँ पर ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दिस इज द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले नसल कैविटी आपको दिख रहा है। नसल कैविटी, और इसमें आप देख सकते हैं नसल कैविटी के बाद आपको, आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है फेरिंग्स, जो कि कॉमन ओपनिंग है फूड पाइप और विंड पाइप का। और फिर आप देखते हैं स्टूडेंट फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स को, जो कि साउंड बॉक्स होता है। और उसके बाद स्टूडेंट आप एपिग्लोटिस को देख रहे हैं। फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में यहाँ पर एपिग्लोटिस है। तो एपिग्लोटिस स्टूडेंट ये एक्चुअली कवरिंग होता है, ट्रेकिया का विंड पाइप का कवर होता है। और इसका काम होता है कि चूंकि फेरिंग्स जो है ये कॉमन ओपनिंग है, तो यहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप का कॉमन ओपनिंग है, तो इट मीन्स ये है, इसका मतलब ये है कि एयर जो आएगा वो भी फेरिंग्स, एयर भी फेरिंग्स में आएगा, और जो फूड हम इनगल्फ करते हैं, जो फूड हम निगलते हैं, वो फूड भी हमारे ओरल कैविटी से होने के बाद वो भी फेरिंग्स में आएगा। तो स्टूडेंट जब दोनों फेरिंग्स में आएगा, दोनों का कॉमन ओपनिंग है ये, तो यहाँ से ही ये पूरी संभावना होती है कि जो फूड है वो विंड पाइप में भी जा सकता है। तो फूड विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए स्टूडेंट ये जो एपिग्लोटिस होता है ये एक कवर होता है, और जैसे ही फूड जो है वो पहुंचता है विंड फेरिंग्स में, एपिग्लोटिस जो है वो विंड पाइप को ढक देता है, जिसकी वजह से फूड विंड पाइप में नहीं जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप ट्रेकिया को देख रहे हैं। ट्रेकिया में सर्कुलर रिंग्स होते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो ट्रेकिया है, दैट इज विंड पाइप। कार्टिलेज का बना होता है, इसमें कार्टिलेज के रिंग्स पाए जाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे चल करके ट्रेकिया
दो भागों में बंट जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और फिर अंदर में ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के अंदर जाता है, और लंग्स के अंदर जाने के बाद फिर ये ब्रोंक्यूल में बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस वन इज ब्रोंकाई, ये लंग्स के अंदर आया है, और अंदर आने के बाद इसके ब्रांचेस हो गए हैं, जिसे ब्रोंक्यूल कहा जाता है। और फिर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, दिस वन एज द लंग्स। और फिर आप देखें कि जो ब्रोंक्यूल है, ब्रोंक्यूल के एंड में स्वोलन पार्ट होता है। ब्रोंक्यूल के जो एंड होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी गोलाकार थैलियाँ होती है, जो एयर को स्टोर करती हैं, जिससे जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ से गैस जो है वो एब्जॉर्ब होता है आगे। तो ये जो छोटी छोटी सर्कुलर थैलियाँ होती हैं, इन्हें एल्विलाई कहा जाता है स्टूडेंट। और आप देख सकते हैं लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट पाया जाता है, उसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखें कैसे प्रोसेस होता है, इसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में किस तरह से होता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो एयर है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है नेसल कैविटी में, तो नेसल कैविटी में स्टूडेंट हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं। तो इनका काम होता है डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना। ये डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, और इस तरह से एयर फिल्टर्ड होकर के आगे बढ़ता है। और स्टूडेंट म्यूकस जो है ये इस तरह से जब नेसल कैविटी से जब पास हो रहा होता है एयर, तो उसका टेम्परेचर भी एक हद तक रेगुलेट हो जाता है। टेम्परेचर भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर के जितना हो जाता है, और वो डर्ट फ्री भी हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट, ये जो एयर है ये फारिंग्स से होते हुए लैरिंग्स में पहुंचता है, फिर ट्रेकिया में, उसके बाद ब्रोंकाई में, फिर ये लंग्स के अंदर एंटर करता है। और स्टूडेंट, ये जो ट्रेकिया होता है, इसमें कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जो इसे कोलैप्स होने से, जब ट्रेकिया के अंदर एयर ना हो तो ये कोलैप्स ना हो, इसको कोलैप्स होने से रोकने के लिए, चूँकि ये मसल का बना होगा तो हो सकता है ये कोलैप्स हो जाए, ये सिकुड़ जाए, तो इसको सिकुड़ने से रोकने के लिए इसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं जो इसे सिकुड़ने नहीं देते हैं। और चूँकि इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, इसलिए कार्टिलेज का प्रेजेंस यहाँ पर बेटर है बोन्स से। और स्टूडेंट, आगे चल करके जो ब्रोंकाई है ये 2 ट्यूब्स में बट जाता है, जिसे हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। और ब्रोंक्यूल के एंड पॉइंट पे छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं, हवा की थैलियाँ होती हैं, जिसे एल्विलाई कहा जाता है। स्मॉल स्फेरिकल एयर कंटेनिंग सैक्स, एंड दे आर कॉल्ड एल्विलाई। फिर आप देखिए स्टूडेंट कि जो एल्विलाई है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है। तो एल्विलाई ही वो रीज़न है जहाँ पर जिसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर। तो स्टूडेंट, हमारे लंग्स में मिलियंस की संख्या में पाए जाते हैं ये एल्विलाई। और ये एल्विलाई स्टूडेंट, ये गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं, हमारे लंग्स के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये एल्विलाई हैं, और ये ब्लड वेसल से किस तरह से घिरे हुए रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेन है, फिर आर्टरीज, ये ब्रोंक्यूल है, यहाँ से एयर आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड एयर, और ये कैपिलरीज है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देखें, जब हम ब्रेथ करते हैं स्टूडेंट, तो ब्रीथिंग के दौरान
जो हमारा डायफ्राम होता है वो सिकुड़ता है, वो कंट्रैक्ट करता है और इसके बाद वो नीचे की तरफ चला जाता है, इट मूव्स डाउनवर्ड। और जो हमारा चेस्ट कैविटी है, तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रेथ इन के समय हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, हमें लंग्स को ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, ब्रेथ इन के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस वन इज द लेवल डायग्राम फॉर ब्रेथ इन। तो ब्रेथ इन के दौरान जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ रहा है और चेस्ट कैविटी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो चेस्ट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इससे क्या होता है स्टूडेंट, जो चेस्ट कैविटी है वो कैविटी जिसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं उसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं हम। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो जो बाहर का एयर है वो अंदर की तरफ आता है। तो यहाँ पर इसको इस डायग्राम से, इस मॉडल से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि जब यहाँ पर आप देखें नीचे वाला जो आपको शीट दिख रहा है, नीचे जो बैलून लगा हुआ है, इसको आप नीचे की तरफ खींचते हैं तो ये जो दो बैलून लगे हुए हैं ये फूल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है और इसकी वजह से जो बाहर का एयर है वो अंदर चला आता है। तो इस तरह से देखिए आप स्टूडेंट, ये जो अंदर जो दो रेड बैलून्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल हमारे लंग्स की तरह फंक्शन करते हैं, और जो बेल जार है ये हमारा चेस्ट कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, और जो ट्यूब आपको दिख रहा है ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई है। तो जब हम नीचे लगा हुआ जो बैलून है, जो ब्लू कलर का बैलून है, वो डायफ्राम की तरह काम करता है। जब डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचते हैं तो जो हमारा बैलून है, जो लंग्स है, उसके अंदर एयर आता है, क्योंकि आप देखें जो चेस्ट कैविटी है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से बाहर से एयर जो है वो अंदर आता है, एयर प्रेशर अंदर कम हो जाता है लंग्स के अंदर, बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बाहर से एयर अंदर चला आता है। तो स्टूडेंट आप याद रखें, ब्रेथ इन के दौरान हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो नीचे की तरफ जाता है, जबकि हमारा जो चेस्ट है वो एक्सपेंड करता है, वो आगे की तरफ जाता है, वो अपवर्ड की तरफ मूव करता है, और हमारा जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और फिर जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने से अंदर जो एयर का प्रेशर है वो कम होता है और एयर, बाहर का जो एयर है वो अंदर आता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो उस वॉल्यूम को भरने के लिए, उसको फिल करने के लिए बाहर से एयर अंदर आता है। वही ब्रेथ आउट के दौरान स्टूडेंट इसी का उल्टा हो जाएगा, जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करेगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो चेस्ट कैविटी है स्टूडेंट वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो नीचे की तरफ जाता है, इट मूव्स डाउनवर्ड। और इसके बाद क्या होता है, आप देखें जो प्रेशर होता है स्टूडेंट वो अंदर बढ़ जाता है, और इसलिए जो अंदर का एयर है वो बाहर चला जाता है। तो स्टूडेंट जब हम ब्रेथ आउट करते हैं तो जो मसल्स हमारे डायफ्राम के होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और वो अपवर्ड मूव करते हैं, और जो चेस्ट कैविटी हमारा होता है ये कंट्रैक्ट करता है और एयर हमारे लंग्स से बाहर चला जाता है। तो इस डायग्राम के द्वारा भी, इस मॉडल के द्वारा भी आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, जब वॉल्यूम और जो प्रेशर होता है इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ब्रेथ इन के दौरान क्या हुआ था, वॉल्यूम बढ़ा था तो प्रेशर घट गया, अंदर प्रेशर एयर का घट गया तो बाहर से एयर अंदर डिफ्यूज कर गया, अंदर आ गया। जबकि ब्रेथ आउट के दौरान स्टूडेंट जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो घट जाता है, जिसकी वजह से एयर प्रेशर अंदर बढ़ जाता है, तो बाहर का एयर जो है वो अंदर का जो एयर है
लंग्स के अंदर का जो एयर है वो बाहर चला जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और इसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग, विच इज अ स्मॉल टॉपिक। तो इसमें देखिए आप स्टूडेंट कि एक ब्रेथ इन और एक ब्रेथ आउट को हम कहते हैं वन ब्रेथ, और नंबर ऑफ ब्रेथ्स एक मिनट के अंदर, नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट, दिस इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो टोटल नंबर ऑफ इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशन, एक मिनट के अंदर जितनी बार ब्रेथ लिया जाएगा इसको हम कहेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि एक एवरेज ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के लिए जो रेट होता है ये 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। और ये रेट एक्सरसाइज के दौरान, फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान ये बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हम बहुत तेज़ी से ब्रेथ करने लगते हैं ताकि हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। फिर स्टूडेंट एक और फैक्टर मायने रखता है ऑक्सीजन का कैरियर। ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के, एल्वियोलाई से लेकर के हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। और ब्लड में भी जो आरबीसी पाए जाते हैं, जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वो ये काम करते हैं। और उनके अंदर हेमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, वो स्टूडेंट एक्चुअल कैरियर होता है ऑक्सीजन का। और हेमोग्लोबिन, एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें कि हेमोग्लोबिन का जो अमाउंट है वो हेल्दी पर्सन में 12 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और हेमोग्लोबिन की मात्रा जब घटने लगती है किसी इंडिविजुअल की बॉडी में, तो उसका ऑक्सीजन को कैरी करने का जो कैपेसिटी है वो घट जाता है, जिसकी वजह से उसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो जल्दी थक जाएगा क्योंकि उसे एनर्जी मिल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन उसके सेल को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा तो एनर्जी कम बनेगी, और लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ये सब फेस करना पड़ेगा ऐसे इंडिविजुअल को। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है स्टूडेंट, वो एक्चुअली एक पॉइजनस गैस है। और इसकी खूबी ये है कि ये हेमोग्लोबिन के साथ, हेमोग्लोबिन जो है वो ज़्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को। हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा पसंद करता है ऑक्सीजन की तुलना में। इसलिए स्टूडेंट जब हेमोग्लोबिन को कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। इसलिए स्टूडेंट जब कभी कोई इंडिविजुअल इनहेल कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड को, और स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन तब होता है जब कोई कंबशन, मतलब जब कोई चीज़, किसी चीज़ को जलाया जाता है ऑक्सीजन के बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ही सीमित मात्रा में, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, और उसके बाद जो गैस बनती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई फायरवुड को ही बर्न किया जा रहा हो एक क्लोज्ड रूम में, तो ऐसे कंडीशन में चूँकि ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने की संभावना होती है। तो स्टूडेंट ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये जब कोई इंडिविजुअल इनहेल कर लेता है तो उसके शरीर में पाया जाने वाला जो हेमोग्लोबिन है, उसके ब्लड में पाया जाने वाला हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को कैरी कर लेता है, और फिर वो ऑक्सीजन को कैरी करना, मतलब आप देखें कि ब्रेन तक या शरीर के दूसरे पार्ट तक वो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन को नहीं। लेकिन स्टूडेंट सेल्स को एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है
और जो पर्सन होता है वो अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाता, और कार्बन मोनोऑक्साइड लंबे समय तक कोई इंडिविजुअल इनहेल करता रहता है तो वो अनकॉन्शियस हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है, और ऑक्सीजन, और ये कंडीशन ज़्यादा लंबे समय तक रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन स्टारवेशन की वजह से वो मर भी सकता है। तो स्टूडेंट वो कोई भी पर्सन जिसे इस तरह का प्रॉब्लम हो तो इसे आप देखें कि इस खास करके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में जब भी कोई पेशेंट ऐसा मिलता है तो सबसे पहले उसे ऑक्सीजन गैस आप कह सकते हैं उसे ऑक्सीजन गैस दिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर से कनेक्ट किया जाता है ताकि वो ब्रीथ कर सके डायरेक्टली ऑक्सीजन। तो फिर आप देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वेंटिलेटर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आप देखेंगे आगे। तो स्टूडेंट आप देखें कि जब भी कोई अ पर्सन हैविंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उन्हें ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है। जैसे ऑक्सीजन मास्क वो जुड़ा रहता है ऑक्सीजन सिलेंडर से, और फिर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है ताकि नॉस्ट्रिल से फिर वो ब्रीथ इन कर सके ऑक्सीजन। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी ऑक्सीजन मास्क का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर आप देखिए स्टूडेंट, जब कोई पेशेंट जो होता है वो सीरियस हो जाता है तो वैसे कंडीशन में उसे एक मशीन पर रखा जाता है जिसे वेंटिलेटर कहते हैं, और एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली उसके ट्रेकिया में, पेशेंट के ट्रेकिया में, ताकि वो आसानी से ब्रेथ इन कर सके। और आजकल स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोरोना क्राइसिस आल्सो, चूँकि ये कोविड-19 दिस इज़ आल्सो काउजिंग ए रेस्पिरेटरी डिजीज़, दैट इज़ वाई हमारे कंट्री में वेंटिलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस केस में ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स को। फिर आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनहेल्ड एयर और एक्सेल्ड एयर में जो परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के। तो यहाँ पर आप देखें ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट इनहेल्ड एयर में 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, वाटर जो है वो बहुत कम होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर नाइट्रोजन इट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड, क्योंकि ये एयर जो है इनहेल हम कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से। तो स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में जितना नाइट्रोजन का परसेंटेज रहेगा उतना ही नाइट्रोजन का परसेंटेज आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो स्टूडेंट इनहेल एयर में आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें जो फैक्ट यहाँ पर दिखाने की कोशिश हो रही है, हम पहले उसे समझ लेते हैं, फिर हम नाइट्रोजन पे आएंगे। तो स्टूडेंट आप देखें इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21% है, जबकि एक्सेल्ड एयर में 16.4% है। तो ये जो कम परसेंटेज आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हुआ है। ये जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हुआ है, यही जो ऑक्सीजन है इसका मतलब ये है कि हम ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ है, ये हमारे लंग्स में एब्जॉर्ब हुआ है। और फिर स्टूडेंट आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल्ड एयर में 0.04% था, जबकि एक्सेल्ड एयर में 4.4% है। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस हुआ है और वही एक्सेल्ड एयर में लंग्स के थ्रू आया है बाहर। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है स्टूडेंट ये बढ़ गया है एक्सेल्ड एयर में। जबकि आप देखें स्टूडेंट वाटर वेपर पहले इनहेल्ड एयर में बहुत कम था, एक्सेल्ड एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा है। तो आपने देखा स्टूडेंट रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर वेपर भी प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट नॉर्मली ये वाटर वेपर हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब आप देखेंगे कि जब कभी विंटर के समय में जब आप ब्रेथ आउट करेंगे तो आप अपने एक्सेल्ड एयर के साथ वाटर को निकलते हुए वाटर वेपर के फॉर्म में देख सकते हैं। और स्टूडेंट हम अब आते हैं नाइट्रोजन पे। तो आप देखें नाइट्रोजन इनहेल्ड एयर में भी स्टूडेंट आप देखेंगे नाइट्रोजन जो है वो इनहेल्ड एयर में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है, दैट इज़ 78%, और एक्सेल्ड एयर में भी वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होता है।
तो स्टूडेंट इनहेल्ड एयर और एक्सहेल्ड एयर दोनों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे बॉडी में यूज़ नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन जैसा हम इनहेल करते हैं वैसा उसे एक्सहेल भी कर देते हैं। So with this we have completed this topic, student, respiration in plants and animals. So thanks for watching. Have a nice day.